मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। ऐसा कुछ नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये बातें पहले नहीं होती थी। आपके जो टीचर्स पहले काम किए होंगे, बाद में मीडिया से शिफ्ट होकर टीचिंग में आ गए, उनसे कोई पूछेगा। ये ड्रामे सब पहले भी होते थे। अब टीवी है तो टीवी पे होने लगे। पहले अखबार में होते थे, किताब में होते थे, लेख में होते थे, हफ्ते में एक बार आर्टिकल छपता था, उसमें होते थे। अब क्योंकि रोज प्राइम टाइम आ रहा है तो रोज हो रहे हैं। अब क्योंकि रोज डिबेट हो रही है तो रोज हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अपने अपने, सब अपना अपना थॉट रख रहे हैं। जिसको जो पसंद है वो उस थॉट के साथ चलता है। मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि पत्रकार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है भाई, पत्रकार के अनक्वेश्चनेबल है, पत्रकार के भगवान है नहीं ना। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको भी तो कोई सवाल करेगा ना। आप लोग तो कर नहीं सकते थे पहले, आज करने लग गए। ट्विटर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो आपको भी गाली पड़ने लग गई। आप जिससे सवाल पूछ दीजिए वो कहेगा ये भक्त है, आप जिससे सवाल पूछ दीजिए वो कहेगा ये तो दलाल है, आप जिससे सवाल पूछिए अब तो नई गाली निकाल ली, राष्ट्रवादी है। ऐसा थोड़ी है भाई। पहले ताकत नहीं थी, अब हमारे पास ताकत है। पहले टीवी 1 में होता था, दूसरा चैनल भी नहीं था, मजबूरी थी जो है वही देखना है। आज 3600 चैनल है। और उससे बड़ी बात, आपने खुद ट्विटर हैंडल डाल रखा है कि मुझे अपनी राय दीजिए, मुझसे अपना सवाल पूछिए। तो फिर इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना कि सामने वाला जो राय दे रहा है उसको झेल पाइए। 1 में ट्रैफिक क्यों रखना चाहते हैं ट्विटर हैंडल चला के भी, कि मैं जो कहूँ केवल वही सुना जाए, वही सही हो। ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस देश में भाई जो सोचते हैं, समझते हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास व्यवहार ज्ञान है, जो उस पत्रकार से ज्यादा जमीन पर काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो उसको भक्त के दलाल के खारिज थोड़ी कर दो। एड्रेस कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो माफी मांग लो। गाली देने का क्या मतलब है? और फिर अगर अपनी ही कौम से या अपने ही प्रोफेशन से कोई सवाल पूछने लगे तो उसको भी गाली देने लग जाएगी। वैसे मैं एक चीज यहाँ रेफरेंस लेके आता हूँ, तो मैंने बीच में भी दिया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नाम लिया क्या किसी का? किसी का नाम लिया उन्होंने? तो फिर कुछ लोग को खुद पड़े कि हमें कह रहा है जेल भेज दो। इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई अपराध बोध है ना। आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जिसपे आपको मालूम है कि आप फंसेंगे। फिर और सबसे बड़ी बात, भाई पत्रकार भी काले काम कर रहे थे ना। कितनों ने बनाई, जमीनें बनाई, संपत्तियां बनाई, फोन कॉल्स आ गए सामने सबके। भाई क्या क्या बातें करते थे पत्रकार और लॉबिस्ट बैठ के आपस में। तो पकड़ में नहीं आएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि पत्रकार के मोबाइल फोन से संजीव भट्ट ईमेल करता था और पार्टी के प्रेसिडेंट के कहने पे करता था। पुलिस ऑफिसर, पत्रकार, पार्टी प्रेसिडेंट, नेक्सस था कि नहीं था? तो फिर क्वेश्चन कोई तो करेगा ना। अब तक नहीं होता था, अब होने लगा। और ये अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। कम से कम पता तो होना चाहिए सबको। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप किसी पार्टी का सपोर्ट करो, बता के करो ना, बोल के करो कि यार भैया इनके पक्ष में प्रोग्राम करो। और ज्यादा बात है तो पार्टी से पैसे लो, बता के लो कि आज 1 घंटे का स्लॉट हमने इनको दे दिया है। दूरदर्शन देता है ना चुनाव के टाइम पे, पैसा भी कमाता है और बता देता है स्पॉन्सर्ड स्लॉट है आधे घंटे का। उसमें पार्टी अपने विज्ञापन चलाए, पार्टी अपने नेता को बिठा के राष्ट्र के नाम संदेश कराए, पार्टी अपनी चर्चा कराए, जो करा लो। तो आप भी बोल दो, चुपके क्यों करते हो? और उसमें जब चुपके कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई पत्रकार एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। That's it. आवाज नहीं आ रही। इसको बचा नहीं है, इसको क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो नया रेस्टोरेंट खुलता है मार्केट में, लोगों ने उसका खाना कभी खाया नहीं, तो वो इसी आधार पे आगे जाना शुरू करते हैं ना कि एक बार खाएंगे तो पता लगेगा कितना टेस्टी लगता है, तो फिर दोबारा जाते हैं। टेस्टी लगता है तो फिर अपने अगल बगल वालों को बोलते हैं कि वहाँ जाते हैं।
हल्दीराम है, शानदार खुला, बड़ा अच्छा खाना बनाता है, कई लोग वहाँ जाना शुरू करते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद अस। भाई हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से दिखाएंगे, अगर हम उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, अगर हम उसके प्रति एक अच्छी भावना जगह पाने में कामयाब होंगे तो लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो अगली पार्टी करेंगे। करते हैं, बात करते हैं, हम एक आधे घंटे का प्रोग्राम चलाते हैं, पॉजिटिव न्यूज, शुभ समाचार। बहुत से लोगों को लगता है यार क्या गाँव देहात गली कुछ खबरें दिखाने लगते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारे पास उसी के लिए आते हैं। बाकी तो गाड़ियां ही आती है, लेकिन उस पर रिएक्शन आता है, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपने आसपास का बताते हैं। कोई दूर असम से लिखता है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, क्या आप अपना आदमी यहाँ भेजेंगे? हम भेजते हैं। कोई केरला से लिखता है हमारे यहाँ एक अच्छी चीज हो रही है, हम चाहते हैं कि वो टीवी पे आए, क्या मैं मोबाइल से शूट करके भेज दूँ, आप चलाएंगे? हम कहते हैं ठीक है हम चलाएंगे, लेकिन पहले वेरीफाई करेंगे उसको। हम वेरीफाई करते हैं और फिर चलाने की स्थिति में लाके उसको शेप बना के फिर चलाते हैं। और हम तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले 5-10 साल में कोई ऐसे चैनल्स भी आ जाए जो केवल गुड न्यूज ही दिखाएं। ये तो एक्सप्लोर करने की बात है केवल, और जो मार्केट के पोटेंशियल को समझते हुए एक्सप्लोर कर लेता है वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है। बाकी हमारी आपकी तरह नौकरी करते हैं उसके साथ। गलत कंडीशन आपका है, अल्टीमेट ताकत आपके पास है। वो ताकत पता क्या है? रिमोट। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जो रस्सी का सांप बना रहा है, सांप की रस्सी बना रहा है, आप उसका बटन दबा सकते और उसको अगले वीरवार को दिख जाएगा जब टीआरपी आएगी उसकी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा उसके। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, हम बैठे रहते हैं सामने गाली देते रहते हैं और देखते रहते हैं उसे। भाई जब आपने तय कर दिया कि बकवास दिखा तो हटाओ ना। तो हम अपनी ताकत को जब एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो सबकी आदतें भी अपने आप सुधर जाए। अभी क्या होता है कि अभी हम बैठे रहते हैं, बस इतने आदमी कि रिमोट तक नहीं उठाते और बटन नहीं दबाते, बैठ जाते हैं, उसके बाद चलता है दिखाना तो हम झेलते रहते हैं। नहीं भाई, असली ताकत तो आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है, और जब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ना तो फिर मीडिया के ऊपर कोई आदत नहीं, सब आप ही करते हैं। क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन, बंद कर लो बाहर ठंडी हवा का, नहीं तो चाहिए कर लो। और दूसरा जो मैंने एक चीज़ कही ना पहले, भाई साबुन तेल गंगा बेच रहे हैं, और केले वाले भी बताया मैंने आपको, जो केले वाले एक करा है 12 रुपये दर्जन, एक करा 12 रुपये का, तो बेचने का फर्क है। लोग अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो अपना सामान ही बेच रहा है। जेएनयू वाले इशू पे आपके चैनल पे एक आरोप होता कि आपने फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया, पेश किया आपने चैनल में। इसके बाद आपके चैनल पे कर्मचारी ने रिजाइन भी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल छपी। उसी तरह की ऑथेंटिसिटी चेक करके या किसी और तरह से उसको ये करने का किया गया। अर्नब के शो में जामिन के संदीप पात्रा ने उसको कहा कि ये वीडियो हमारे पास ये आपको मोबाइल पे दिखा, तो आपका इन चीज़ों पर क्या करना। और दूसरा सवाल मेरा कि सर 11 तारीख को गुजरात में एक टॉय स्क्रीनिंग के ऊपर दलित एट्रोसिटीज की घटना हुई है। एक सबसे संवेदनशील अखबार माने जाने वाला द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यानी जो भी सेंसिटिव न्यूज़ पेपर है, वो उस खबर को 19 या 20 तारीख के बाद वो नेशनल न्यूज़ में आती है, जो ह्यूमन इंटरेस्ट की न्यूज़ है। दलित एट्रोसिटीज की घटना हुई है, सोशल नेटवर्किंग की साइट पर लोगों को वो खबर पहले पता चल जाती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जगह इतने लंबे समय बाद देती है। तो इससे मैं आपका दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग जवाब दूँ। पहला आपने जेली वाला पूछा, आपने आधा पूछा, बाकी आधा आपने पता नहीं चेक किया नहीं किया। उनसे जब इसमें जो रिपोर्ट थी उसने क्या, कोर्ट में जो रिपोर्ट रखी गई सीबीआई की उसने क्या, तो सीबीआई की रिपोर्ट रखने के बाद जिन लोगों ने केस दर्ज कराया था दिल्ली सरकार की तरफ से, उनसे जब सवाल पूछे थे तो वो कैसे भागे, उन्होंने कैसे मुँह छुपाए। बेसिकली क्या हो रहा था, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे थे, सबको लग रहा था कि भाई कन्हैया के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे तो हम हीरो हैं। सब ने ये मान लिया कि भाई एक लड़के ने कहा है कि ये फर्जी है। सर एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ फर्जी है तो एक टीवी नेटवर्क एक पूरा बिजनेस
हाउस, बिजनेस एम्पायर, तो केवल देश में नहीं दुनिया भर में जाना है, आपको लगता है उसके साथ स्टैंड लेगा? नहीं लेगा, माफी मांग लेगा, उसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खबर मैंने ही शुरू की टीवी पर। 9 तारीख को प्रोग्राम था, मेरे पास भी इनवाइट आया, जेने में कुछ दोस्तों ने भेजा था तो भाई आप लोग घर से बनाएंगे तो आप आइए, वहाँ एंट्री विदाउट द पोस्ट ऑफिस, ये हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पागल वागल होगा क्या? जिस आदमी को फांसी हो, जिस आदमी को देश की हर अदालत से लड़ाई लड़ने के बाद सजा मिली, 2 मिनट बाद अपने आप उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी फैसला गया, फिर उस पर दया याचिका भी, पुनर्विचार याचिका भी, सारी चीजें हो जाने के बाद जब उसको सजा दी जाए, वो भी हिंदुस्तान में जहां आमतौर पर फांसी लास्ट से भी लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, वरना बड़े बड़े जघन्य अपराधों में हमारे यहाँ उम्र कैद हो जाती है और खत्म कर दिया जाता है, फांसी नहीं देंगे, चलो छोड़। अगर वो फांसी दे रहा है देश में, उसमें आप हीरो बनाना चाहते हैं आतंकवादी? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बेटी क्या नहीं है, तुमको आना हो नहीं करेगा, अगर टीम भेज देना, भेजना हो तो ये कहा गया अपनी टीम भेजना, तो मैंने भेज दी। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वहाँ इनके 2 गुटों में लड़ाई हो जाएगी आपस में, कि इनके पास परमिशन नहीं है कराने की, एडमिनिस्ट्रेशन मना कर चुका है, फिर भी ये करेंगे। इन्होंने बाहर से कुछ ऐसे लोग बुला रखे हैं जो मुंह बांध के देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, देश को तोड़ने के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हमें थोड़ी ना पता था। और जब वो सब कैमरा पे आ गया तो फिर ये लोग पगला गए, एकदम से पगला गए कि क्या हुआ, तो फंस गए हम लोग, अब क्या करें, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भाई इस पर इतना विवाद हो जाएगा देश में। और उन्हीं के एक सहयोगी जो साथी थे, वो हमारे न्यूज रूम में काम करते थे, उन्होंने कह दिया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद करती है। भाई कन्हैया जी ने 10 तारीख को खुद माफी मांगी ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कहते हुए कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जेएनयू के नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लड़के थे। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं? ये बात की ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, टीका दे दिया, उनकी वहाँ से चल रहे उतर ली उन्होंने। आदमी तो ये भी देखता है ना कि अगर ऐसा करके मुझे 10-15 हज़ार का जंप मिल रहा है दूसरी जगह तो मैं वो ले लूँ। उन्होंने वो प्लान कर लिया होगा आपने, ठीक। और आप ये देखिए कि एक न्यूज चैनल से अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा दे रहा है, क्या वो राष्ट्रीय बहस का विषय है? क्या वो संसद के अंदर उठाए जाने का विषय है? लेकिन वो उठा। अभी समझ लीजिए ना कि वो कहां से आ रहा था, कौन लोग उसको प्लान कर रहे थे। उन्होंने प्लान किया, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो सीएफएसएल में गया, वहां लैब से टेस्ट हो के आया। और आपको एक चीज और बता दूं, इसके पहले दिल्ली सरकार ने अपनी ट्रूथ लैब से एक जांच कराई थी। ट्रूथ लैब के मालिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा था कि ये वीडियो डॉक्टर ने, ये वीडियो बिल्कुल सही। 70 पन्ने की रिपोर्ट थी, उसमें 68वें पन्ने पे बात लिखी थी। उन्होंने 68 पन्ने दबाए, पहले पन्ने के ऊपर ये लिख दिया कि इस वीडियो की सत्यता जो है वो शक के घेरे में। ये नहीं लिखा कि वीडियो गलत है, शक के घेरे में। आप देखिए शब्दों का खेल कैसे किया। जिन जिन अखबारों ने ये लिखा कि भाई इन्होंने डॉक्टर वीडियो चलाया, हमने सबको नोटिस भेज दिया डिफॉर्मेशन का, सब भाग खड़े हुए। लेकिन जिस दिन सीएफएसएल ने रिपोर्ट दी, तो जो लोग पहले लिख रहे थे कि जी न्यूज का वीडियो डॉक्टर्ड है, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि जी न्यूज का वीडियो सही पाया गया, उन्होंने लिखा कि वीडियो सही पाया गया। फिर देखिए शब्दों का खेल कैसे, अपनी हार बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसको भी ईगो का इश्यू बना। जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि आप जिस काम को कर रहे हो, अखबार को चला रहे हो, टीवी को चला रहे हो, उसमें आप कितने बड़े तबके तक जा रहे हो, उससे समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो आप चीजों को छुपा या गलत चीजों को हाईलाइट करके। और वो कर रहे हैं, उसी के खिलाफ तो लड़ाई। किसी को तो हम पूछते हैं भाई कहीं हत्या हो, कहीं चोरी हो, कहीं लूट हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं बलात्कार हो गया, वहां जाके दलितों को क्यों खिलाफते? हत्या नहीं है क्या? मायावती का अपमान एक औरत के नाते कम था क्या? अगर वो ब्राह्मण होती तो वेश्या का आना कम अपमान होता क्या? तो फिर दलित क्या चिल्ला रहे उसको? महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ो ना, क्यों उसमें रंग देते हो ऐसे झूठ फूट? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वोट बैंक उससे सकते हैं, वो उसको लेते हैं। 11 तारीख वाला जो इशू आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, 12 तारीख को हम लोगों ने खबर चला, पूरा वीडियो चला के गंडे मार रहे हैं। बाद में क्यों 9 दिन बाद छापा मुझे नहीं पता, उनको कहीं से गाइडलाइन आती होगी, वो 9 दिन बाद आई होगी। जिस पार्टी से वो गवर्न होते होंगे या गाइड होते होंगे, उस पार्टी को 8 दिन बाद समझ में आएगा कि हमारे लिए बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन उसमें भी
किसी ने ये नहीं बताया कि जिन दो पक्षों में पूरा विवाद हुआ वो दोनों ही दलित थे। वो एक बिजनेस राइवलरी थी, दोनों गाय की खाल उतारने का काम करते थे और दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। अब इसमें दलित एट्रोसिटी का नाम क्यों दिया? ये क्यों कहा गया कि सवर्ण लोग जो है वो दलितों को, तो आप समाज को जोड़ रहे हो कि समाज को तोड़ रहे हो? भाई अगर इस मामले में दो गुटों का झगड़ा हुआ, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के साथ इस तरीके की हरकत की, ऐसे मारपीट की, ऐसे वीडियो बनाया, इतने बुरी तरह से की, वो कानूनी तौर पे अदालत में स्टैंड नहीं करेगा क्या जब तक उसमें दलित लिखा जाए? वो अखबार में पढ़ने लायक नहीं होगा क्या जब तक उसमें दलित लिखा जाए? वो टीवी पर देखने सुनने के लायक नहीं होगा क्या जब उसमें दलित लिखा जाए? होगा, लेकिन मसला कैसे है? डाला जाता है दलित डाल। भाई जो पार्टियां माँ बेटी के सम्मान में उतरे मैदान में मायावती के चक्कर में चाबू कर, अभी बुलंदशहर में चलती गाड़ी में माँ बेटी का रेप हो गया, एक पार्टी नहीं गई सड़क पे, क्यों? पहले धर्म बताएंगे उनका, पहले जाति बताएंगे उनकी, तब आप लोग तय करोगे नीचे जाना हमको सड़क पे, तब आप लोग तय करोगे कि हमको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि भाई 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने रेप किया था? आप तो कह रहे थे 24 घंटे पकड़ लेंगे। यानी कि आपका अपमान तो भाई देश का अपमान है, लेकिन देश की माँ बेटी का अपमान उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? या तो उसको वोट बैंक से जोड़ो, नहीं तो बाहर में जाने दो। भाई अगर आप मैं हमारा कोई कास्ट एंगल नहीं, कोई धर्म एंगल नहीं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? खत्म है हम लोग क्या? हमारी गिनती नहीं होगी समाज में, हम वोट नहीं देंगे क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि भैया इससे बाहर निकलो, 70 साल हो गए आजादी को, लोगों को इसमें सोचना बंद करो। आपको अगर उत्थान करना है तो ईमानदारी से उत्थान करो ना, उसको वोट बैंक की तरह हाँकते रहते हो, अब देते हो उसे कुछ भी नहीं, बेवकूफ बनाते हो। आपका किस बात की वजह से? और जिन्होंने नहीं चापा या लेट किया उसका जवाब मुझे लगता है दे सकते। सवाल ये है कि हाल ही में सर बाबा साहब अम्बेडकर का हाल ही में सर बाबा साहब अम्बेडकर का आपने भी पहले बात सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी दलितों या अम्बेडकर की बात होती है तो सर वो सिर्फ दलितों का ही सीमित क्यों कर दिया जाता है? क्या कोई गैर दलित उनकी बात नहीं कर सकता है? आप भी सर टीवी डिबेट्स में दलितों की जब चर्चा होती है तो चंद्र मोहन जी या प्रोफेसर विवेक कुमार को बुलाते हैं, सर क्या और वो ये स्टीरियोटाइपिंग एग्जैक्टली यही और सर जो बात आप कह रहे हो ना, यही मेरे मन में भी आती है, यही मेरे मन में भी आती है जो बात आप कह रहे हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने लिखा था कल तक जो लोग सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलते थे आज अचानक दलित चिंतक हो गए। केले के सीजन में केला बेचते हैं, सेब के सीजन में सेब, चिंतन शॉप चलती रहनी चाहिए। भाई दलित चिंतन भी अपने आप में बिजनेस हो गया है। अच्छा तो दलित चिंतक आप टीवी में देखते हो, उनके घर जाके देखते, वैसे लगेंगे दलित आपको? देखो पीछे जो चांदी के गौतम बुद्ध लगे हैं। भाई जब आप मेरे से ये कहते हो कि अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दो, एक गरीब का चूल्हा जलेगा, तो ये भी कहो ना रामविलास पासवान से कि अपना आरक्षण छोड़ दो, एक गरीब का बच्चा पड़ जाएगा। जो आदमी एस्टैब्लिश हो गया, जिस आदमी ने समाज में एक जगह हासिल कर ली, पढ़ लिख के आरक्षण के दम पे नौकरी भी पा ली और स्टेटस भी पा ली, अब वो 10 लाख रुपए ऊपर कमा रहा है साल, वो अपने बच्चे की फीस दे सकता है, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता है, वो अपने बच्चे को यूनिफॉर्म दिला सकता है, वो अपने बच्चे को किताबें दिला सकता है, उसके करियर के लिए सोच सकता है। फिर उसको आरक्षण क्यों दिलवा रहे भैया? उसको जो है प्रमोशन भी आरक्षण चाहिए और वो कहते हैं मेरे बच्चों को भी एडमिशन में आरक्षण। रामविलास पासवान आरक्षित सीट से जीतते हैं, चिराग पासवान भी आरक्षित सीट से जीतते हैं। क्यों? भाई जब रामविलास पासवान सेटल हो गए, 6 बार मंत्री बन चुके, सांसद बन चुके हर बार, तो उनका बेटा जनरल सीट से लड़ाओ ना। फिर अब कहाँ उनके पास कमी रहेगी किसी चीज की संसाधन? यही हम कह रहे हैं। और जो चिंतन के नाम पे हो रहा है कि केवल दुकानदारी हो रही है। जो कोई आदमी नॉन दलित होकर दलित चिंतन में आ भी जाएगा ना, मेरे से लिख के लो, ये उसको सेटल ही नहीं होने देगा, भगा देगा उसको नहीं तो सामंतवादी है, सवर्ण है, इसको भगा देगा। ये क्या दलित चिंतन करेगा? और ये होता है
इसी चीज से तो मिलना है हमको आपको। देखो आपने दो उदाहरण दिए, दोनों उदाहरणों में एक बड़ी शानदार बात है। पहला इंटरव्यू उसमें सवाल तय नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये क्या पूछेगा या किस हद तक पूछेगा। और अगर आपका इन्फ्लुएंस है उस पर तो आप कह भी देते हो, जैसे वो कह रहे थे ये वाला काट देना और इसको ज़्यादा चला देना। ये इंटरव्यू उसकी चॉइस कि वो उनका समर्थन करता है या नहीं करता। इसका ठीक उलट है सुमित अवस्थी का उदाहरण जो आप जोशी जी ने सुमित अवस्थी से कहा कि ये मत पूछो। अवस्थी जी ने कहा कि मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछने ही आया। उसने लगे बात, सब कह रहे हैं कि जोशी हटवाएगा, तो जोशी नाराज होगा, कैमरा बंद करो कैमरा, अभी कभी बंद करो। ठीक है, जोशी जी के सामने कैमरा लगा था, बंद हो गया। टीवी है, जोशी जी के पीछे तो कैमरा लगा था, रिकॉर्ड करता रहा सब कुछ। सब रिकॉर्ड किया, जोशी जी समझाते रहे उनको नहीं ये मत चलाइए, ऐसा मत कीजिए। अवस्थी जी समझाते रहे कि भाई ऐसा है, इसमें क्या हो गया, मैं तो सवाल पूछने आया हूँ, मैं सवाल आपसे पूछ के थोड़ी पूछूंगा। अगर मुझे आप ही से पूछ के सवाल पूछना तो फिर हो गया, ठीक है, इसके आगे मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना। ये भी एक इंटरव्यू था। और आप ये देखिए हमने दोनों चला, हमने पूरा दिखाया जोशी जी वाला प्रकरण कि भाई साहब ये बार बार कह रहे थे कि ये इंटरव्यू में ये सवाल मत पूछो, लेकिन हमारा आदमी खड़ा रहा, मैं तो ये सवाल पूछूंगा, नहीं तो इसके आगे नहीं पूछूंगा। और इसके आगे जब इंटरव्यू हुआ है तो यहाँ से शुरू होता है कि देख लीजिए उसी सवाल से शुरू और वापस वही सवाल से फिर हम लोग इंटरव्यू। तो भाई हम तो अड़े हुए हैं, हम आज भी अड़े हुए। हम आज भी ये कहते हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसी चीज है आपको लगता है कि मैं आपसे पहले से तय करके सवाल पूछ लूँ तो फिर नमस्ते थी, आधे घंटे का स्लॉट कीजिए, ऐसे दीजिए 30 मिनट के, जो मर्जी बोलिए हो जाइए, क्या करते हैं। लेकिन आप इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, फिर उसे मजे भी लेना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं। उस